Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss practice set 4 which is on accountancy, right? I have already uploaded 3 practice sets. If you have not watched them, I will provide link in description box, right? Friends, accountancy is scoring portion. If you put lot of efforts, you will fetch a good score. Even you can score 28 out of 30, which is a handsome score. So prepare it and revise it multiple times, right? Friends, 80% of my viewers have not subscribed my channel. So if you have not subscribed it yet, do subscribe. In this way I will get motivation to make more helpful videos for you. Here I am discussing detailed strategy of JKSSB exams plus MCQs and some other videos where I feel you need to support, like current affairs compilation. Already I have uploaded one video on current affairs. Shortly I will upload next video on current affairs. I am working on that. So let us discuss today's video with motivational quote. It will accelerate your preparation. Hope you will get motivation from this quote. So friends, quote is here. I have mentioned this quote, so you will see here is a quote. It always seems impossible until it is done, right? So let us discuss today's discussion, that is MCQs on accountancy. Friends, you have 30 marks in accountancy, so I think this is the best portion where you can earn maximum score. So it is fruitful to invest time in accountancy, revise it multiple times. You will get a good score. Even 20 25 is average score in accountancy if you work hard in accountancy. सो आई होप आपने अकाउंटेंसी अच्छे से पढ़ी होगी. सो यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस easily. Though the level, I don't know whether level is normal or above normal. So you will decide and you will share score with me. I hope आप सब लोग मेरे साथ स्कोर शेयर करोगे, प्लस लेवल भी बता रहे हो वेदर इट वाज मॉडरेट लेवल और अबव मॉडरेट. ठीक है दोस्तों. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर यू. कंसिडर द, लाइक आपने जितने भी एमसीक्यूज अब तक किए होंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो दीज आर ओनली 30 क्वेश्चन, बट इफ यू काउंट देम प्रॉपरली यू विल गेट एटलीस्ट 70 क्वेश्चन. सो प्रैक्टिस सेट इज ओनली ऑफ 30 क्वेश्चन. आई हैव taken various statements in a single question so that you will get aware about the level of questions. So here my motives only to maximize your marks in accountancy. सो मैंने जितने भी सारे क्वेश्चंस रखे हैं अच्छे स्टैंडर्ड के रखे हैं. तो काफ़ी टाइम, काफ़ी मेहनत के बाद मैंने इतने सारे एमसीक्यूज़ बनाए आपके लिए. आई होप इट विल बी हेल्पफुल. दोज वेरी एमसीक्यूज़ आर वेरी हेल्पफुल एंड विल बी समटाइम्स. इनमें से बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे, दे कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन एसएसबी. आई होप सो. सो मैंने इसको फ्रेम किया है एज पर द JKSSB स्टैंडर्ड. ठीक है दोस्तों. हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने होंगे. दोस्तों ये आपका एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट. तो यहाँ से फिर आपको आंसर करना होगा. ठीक है दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरी एंड परचेज ऑफ फर्नीचर आर एक्सपेंसेस. हाँ दोस्तों, अगर आपने एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के बीच बीच फ़र्क सुनी होगी तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको ये डेप्रिसिएशन, रेंट, वेज और सैलरी, परचेज ऑफ फर्नीचर आर एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं. दूसरा, तो इफ़ द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन 6 मंथ्स, ठीक है, इट इज़ ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस. दोस्तों आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो पहले ही एनसीईआरटी के कुछ 16 पेज पे हैं. तो आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा. तो यहाँ पे एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के बीच आपको डिफरेंस पता होगी. तो इसमें ये जो डेप्रिसिएशन, रेंट, वेज, सैलरी,
हाँ ये तो आते हैं किसमें, आपका आंसर क्या है इसमें, पहले पहले आप आंसर करिए इसका। इसका आंसर है दोस्तों करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट, पहला करेक्ट नहीं है क्योंकि ये जो आपकी डेप्रिसिएशन रेंट वेजेस एंड सैलरीज, हाँ ये तो एक्सपेंसेस में आते हैं, एंड परचेज ऑफ मशीन नहीं, ये तो एक्सपेंडिचर में आता है ना कि एक्सपेंस में, लिहाजा ये आपका गलत बन रहा है। तो सेकंड आपका हाँ, क्योंकि जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं तो उनका जो आपका बेनिफिट्स, यू कैन रीप देयर बेनिफिट्स विद इन द 1 ईयर, तो 6 मंथ्स में डेफिनेटली आएगा, ठीक है दोस्तों। लिहाजा ये वाला आपका करेक्ट है, ओनली सेकंड इज करेक्ट है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, हियर इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, तो दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ से आंसर करना होगा, करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आप वर्डिंग पे ख्याल करिए कि करेक्ट ना कि इनकरेक्ट मैंने पूछा यहाँ पे दोस्तों, करेक्ट आपको बताना होगा। तो ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट एंड नॉट वोचर, ये तो आपका पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है ट्रांजैक्शन विद मल्टीपल क्रेडिटर्स एंड मल्टीपल डेबिटर्स आर कॉल्ड कंपाउंड वोचर, आपने पढ़ा होगा कंपाउंड वोचर वगैरह। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, आप पहले इसको आंसर करिए, इसका आंसर है नीदर करेक्ट, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होता है एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं, एंड नॉट वोचर, नहीं दोस्तों वोचर भी बोलते हैं, यहाँ पे नॉट है, तो लिहाजा ये गलत है, आपका बन रहा है ये गलत। तो दूसरा है ट्रांजैक्शन विद मल्टीपल क्रेडिटर्स एंड मल्टीपल डेबिटर्स आर कॉल्ड कंपाउंड वोचर, नहीं दोस्तों उसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स वोचर, ठीक है दोस्तों, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो आपने आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी, तो आंसर इसका क्या है, आंसर इसका है दोस्तों ए, ठीक है। तो बाकी सारे गलत हैं, क्योंकि आपने अगर एक इक्वेशन पढ़ी होगी तो इक्वेशन में क्या है आपको, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है दोस्तों। तो जो आपका ये कैपिटल है ये ओनर्स की इक्विटी होती है, तो यहाँ में थोड़ा लिटिल बिट मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया है कि ये जो सी मैंने यहाँ पे ही रखा है, यहाँ पे ए और माइनस एल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। लिहाजा फर्स्ट इज करेक्ट, इसका फर्स्ट, बाकी सारी की सारी गलत है। फिर अब आपको लिए एक क्वेश्चन है कि आपको इसमें जर्नल एंट्री बनानी होगी, तो जर्नल एंट्री बनाने के बाद आपको आंसर करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, ₹1000 प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड बाय पेइंग ₹100 कैश इमीडिएटली। दोस्तों जर्नली क्या होता है, क्रेडिट और कैश में आपने पढ़ा होगा। तो एट द टाइम ऑफ परचेज वी आर समटाइम्स वी पे कैश पार्टली, लाइक हेयर वी हैव 100, तो 900 है वो आपका क्रेडिट रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे सेम आपको एक जर्नल एंट्री बनानी होगी, तो अब फिर आपको आंसर करना होगा विच ऑफ द अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड, यानी क्रेडिट कौन कौन सा अकाउंट, अगर एक ही अकाउंट हो जाएगा तो आपको आंसर करना होगा यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, आंसर है दोस्तों इसका 4 का कौन सा है, यानी सी, बोथ अकाउंट्स कैश एंड क्रेडिटर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा दोस्तों। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड बाय 1000 टू कैश अकाउंट 100 टू क्रेडिटर्स अकाउंट 900, ठीक है दोस्तों। तो आई होप अगर आपने जर्नल एंट्रीज अभी तक नहीं पढ़ी होगी, यू हैव अ टाइम एंड यू कैन प्रिपेयर इट। सो अगर कोई भी टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पे जितना भी आप टाइम इन्वेस्ट करोगे दैट इज फ्रूटफुल फॉर यू, एंड you will get clear most of the concepts in accountancy. Now we have question number 5, that is again consider the following statement, इनसे आप डरिए मत, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लास्ट भी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं इस उसमें भी क्वेरीज आए कि ये तो लाइक आईएएस टाइप का पेपर है दोस्तों, आपके लिए मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट ना नहीं करना चाहता हूँ। तो जो भी आप यहाँ पे देखोगे तो दैट शुड बी एट पार विद जेके एसएसबी, और आपका डाउट्स क्लियर होने चाहिए, नए पॉइंट सीखने को मिलने चाहिए, दैट इज़ द फंडा ऑफ योर एमसीक्यू सेट, ठीक है दोस्तों। हियर इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज कंट्रा एंट्री शोज बैंक कॉलम ऑन रसीट एंड कैश कॉलम ऑन क्रेडिट, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा स्टेटमेंट ए पेटी कैश अकाउंट इज ओपनड इन द लेजर, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दोस्तों, इनकरेक्ट बताना होगा ना कि करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या है इसमें, तो अगर आपने पढ़ा अच्छे से, क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा भी होगा, तो इसका आंसर है डी, यानी नन इनकरेक्ट। ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं दोस्तों, लिहाजा नन इनकरेक्ट है इसमें।
कंट्रा एंट्रीज भी आपने पढ़ा होगा, पेटी कैश बुक। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है आपका। तो यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन इज 6 क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास फिर से 3 स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ से आपको करेक्ट आंसर करना होगा। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपकी क्रेडिट परचेज होगी तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, परचेज जर्नल पे। ये तो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कैश परचेज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो तीसरा है अदर परचेजेस लाइक ऑफिस इक्विपमेंट इन जर्नल प्रॉपर। तो आपको बोलना है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले में भी आपको यहाँ से करेक्ट, अब ये पढ़ना ठीक नहीं है तो आप ही बताइए इसका आंसर क्या है। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका आंसर क्या है इसमें। तो दोस्तों ऑल करेक्ट है इसमें, यानी डी पार्ट इसमें आंसर है आपका, डी आंसर है, ऑल करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट हैं इसमें। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हियर यू हैव बैंकिंग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। दोस्तों बैंकिंग reconciliation statement is hard topic for JKSSB. Last time they have asked question in banking reconciliation statement. So I hope आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छा ही क्वेश्चन डाला ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे बैंकिंग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज मेड बाय बैंक। तो पहला स्टेटमेंट। दूसरा बैंकिंग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ओनली प्रिपेयर्ड विद पासबुक बैलेंस। दोस्तों आपको क्या करना है, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है ए, यानी ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ये वाला तो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये वाला नहीं है, क्योंकि जो BRS हम बना रहे हैं दैट वी हैव बोथ पासबुक बैलेंस एज वेल एज कैश बैलेंस। ठीक है दोस्तों, दोनों से बनता है हमारा BRS स्टेटमेंट, आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर ए है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे फिर से आपकी दो स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट यहाँ से आंसर करना होगा आपको। तो यहाँ पे इक्वेलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस एंश्योर्स एक्यूरेसी, यानी जब हमारा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आएगा तो दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों। दूसरा है ऑल टेम्पोरेरी अकाउंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो आपको क्या करना है, इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन है। तो आपका आंसर क्या है इसमें दोस्तों, बोथ इनकरेक्ट है इसमें, यानी ये भी रॉन्ग है ये भी रॉन्ग है। क्यों, तो इक्वालिटी से हम इंश्योर ये नहीं करते हैं कि ट्रायल बैलेंस में एक्यूरेसी होगी, क्योंकि बहुत सारे कुछ कंपनसेटिंग एरर्स हो गए, या आपका अकाउंट गलत हो गया, आपको क्रेडिट में एंट्री करनी होगी, आपने डेबिट में की, तो आपके पास वो एरर यानी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो लिहाजा आप क्या क्या हो इसमें क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट में यही बोलता है कि ऑल जो टेम्परेरी अकाउंट्स हैं ट्रायल बैलेंस में वो ट्रांसफर होते हैं बैलेंस शीट, नहीं जो भी टेम्पोरेरी होते हैं वो कहाँ होते हैं, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो परमानेंट होते हैं वो किस में होते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या है इसमें आंसर फिर, तो सी है, बोथ इनकरेक्ट है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से आपके पास दो स्टेटमेंट्स है। सस्पेंस अकाउंट इज टेम्पोरेरी अकाउंट, ये पहला है। एरर ऑफ ओमिशन इज क्रेडिट सेल्स, यानी ये इसमें बता रहा है कि ये एरर ऑफ ओमिशन है, क्रेडिट सेल्स टू राज नॉट एंटर्ड इन द सेल बुक, ये एरर ऑफ ओमिशन है। तो ये बता रहा है ये एरर ऑफ ओमिशन है, अगर सेल्स क्रेडिट सेल्स हमने राज को की तो वे आर एंटरिंग इट इन द सेल्स बुक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको आंसर करना है कौन सा स्टेटमेंट यानी करेक्ट है। नाइन्थ को आपको बोलना है, नाइन्थ में बोथ करेक्ट हैं दोस्तों। सस्पेंस अकाउंट हाँ टेम्पोरेरी है, अगर आपके पास सस्पेंस अकाउंट होगा तो वंस यू विल डिडक्ट द मेन अकाउंट, तो द एंटायर बैलेंस ऑफ द सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसपोर्ट टू द मेन अकाउंट, जहाँ पे ये यानी एक्चुअल जहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन दिस वे ये वाला आपका ठीक बन रहा है, तो ये भी आपका ठीक बन रहा है। आर ऑफ ऑप्शन आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आपका बन रहा है बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यू हैव ए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट में, क्योंकि दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि कंपनी एक्ट आप 2013 को जो भी इसमें कुछ प्रोविजन्स हैं उनको आप याद रखिए, प्लस जो भी 1932 का जो पार्टनरशिप का एक्ट है उस पर भी आप नज़र रखिए, क्योंकि anything can happen, लिहाजा hope for the best and prepare for the worst, still you have a time, so you will now you are free, you can enhance your knowledge। ठीक है दोस्तों, so
here is three statements and you have to choose correct statement. जो कंपनी एक्ट में it mentions company sector, ये तो पहला स्टेटमेंट है. it was amended 4 times in 2020 में इसको 4th टाइम अमेंडमेंट किया गया है. ठीक है दोस्तों. अंडर दिस वी एस्टैब्लिश नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन 2018. तो 2018 का भी एक अमेंडमेंट है, बता रहे हैं कि इसमें क्या करें, अंडर दिस एस्टैब्लिश नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो आपको करना है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट. दोस्तों अगर आप बता रहे हो इसका आंसर क्या है, तो आंसर इसका है यानी डी, ऑल आर करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट हैं. ठीक है दोस्तों. फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिए प्लीज़ विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि इन दिस वे यू विल कंपेयर योर परफॉर्मेंस. अगर आपके फ्रेंड ने भी एक दो यानी 2 महीने तक अकाउंटेंसी पढ़ी होगी, तो उसके साथ आप जब शेयर करोगे तो यू विल गेट अवेयर अबाउट योर लेवल ऑफ प्रेपरेशन. आपको पता चलेगा, अगर मेरे फ्रेंड ने 2 मंथ की प्रेपरेशन की अकाउंटेंसी पे, मैंने 1.5 मंथ या 1 मंथ इन्वेस्ट किया अकाउंटेंसी पे, तो अगर मैं 20 स्कोर कर रहा हूँ तो उसने कितना किया, तो यू विल गेट आइडिया अबाउट योर लेवल ऑफ प्रेपरेशन. यही मेरा कहना है. ठीक है दोस्तों. सो प्लीज़ डू शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स. जहाँ पे आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो वहाँ पे भी कर सकते हो आप, क्योंकि शेयर करने में आप कंजूसी दिखा रहे हो. तो इस टाइम मैं होप कर रहा हूँ कि आप इसको मैक्सिमम शेयर करोगे, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी. ठीक है दोस्तों. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के यहाँ से कौन सा फीचर नहीं है, फीचर कौन सा नहीं है. ठीक है दोस्तों. तो आप इसमें पहले आंसर बताइए क्या है. तो दोस्तों इसका आंसर है यानी डी, ओनली थर्ड. ये वाला पार्टनरशिप का यानी फीचर नहीं है. ठीक है. बाकी ये है, ये वाला नहीं है, थर्ड नहीं है. लिहाजा ओनली थर्ड इज आंसर. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फिर से आपके पास द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज ए क्रेडिट बैलेंस, पहला स्टेटमेंट. दूसरा ये हो गया आपका पहला. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म, दूसरा स्टेटमेंट. तीसरा है व्हेन ए फर्म अर्नस नॉर्मल प्रॉफिट इट हैज़ ए गुडविल. तो आपको यहाँ से आंसर करना है, चूज द करेक्ट आपको करना है. इन तीनों स्टेटमेंटों से कौन सा करेक्ट है. ठीक है दोस्तों. तो क्या है आपका आंसर इसमें, तो इसमें बी है दोस्तों, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. ये वाला और ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है. क्योंकि फिक्स्ड जो कैपिटल अकाउंट आपने पढ़ा होगा उसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है, राइट. सो जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है दोस्तों. तो जब भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसकी गुडविल ज़ीरो होगी. तो गुडविल आपने पढ़ी होगी, तो गुडविल भी देयर ओनली व्हेन फर्म अर्नस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब अर्न करेगी एक फर्म, देन ओनली ही हैज़ ए गुडविल. ठीक है दोस्तों. राइट. तो वी हैव 13 क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो एक आपको प्रॉपर सीक्वेंस बतानी होगी कि हम पहले मतलब सीक्वेंस में क्या निकालते हैं. इन तीनों में से हम पहले क्या निकालते हैं, फिर क्या यानी फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉपर सीक्वेंस आपको बतानी होगी. 1 2 3 2 3. तो आपका आंसर क्या है दोस्तों. यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट. पहले हम क्या निकालते हैं, लास्ट पे क्या निकालते हैं, इस आर्डर से आपको इसको सीक्वेंस में रखना होगा. सो आपका आंसर क्या है 13 में आपका आंसर सी है, दैट इज़ 213. यानी पहले जब भी आप निकालोगे तो ग्रास प्रॉफिट ही निकालोगे. ठीक है दोस्तों. तो उसके बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे, तो लास्ट पे आप नेट प्रॉफिट निकालोगे. दिस इज द आंसर. नाउ यू हैव अ 14th क्वेश्चन, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. दोस्तों लिक्विडिटी आपने पढ़ी होगी, यानी कितना टाइम लगेगा किसी चीज़ को लिक्विड में यानी पैसों में बदलने में, राइट. सो आपको एक इसमें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम गिवन बिलो. यहाँ से आपको करना है, इनको ऑर्डर में लगाना होगा एज पर दियर लिक्विडिटी. ठीक है. सबसे पहले लिक्विड कौन होगा, इसके बाद क्या होगा. ठीक है. तो इसमें आपका आंसर क्या है दोस्तों. तो आंसर है बी. आंसर है यानी बी, इंक्रीजिंग ऑर्डर. यानी डिक्रीजिंग मैंने नहीं बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर. दैट इज सबसे कम लिक्विडिटी, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा. ठीक है. तो सबसे कम लिक्विडिटी फर्नीचर को होती है. इसमें आपको टाइम लगेगा, सो दैट टू मेक इट इन कैश, राइट. सो फर्नीचर में सबसे कम लिक्विडिटी है. उसके बाद आपका डेबिटर है, उसमें भी टाइम लगेगा. फिर उसके बाद बैंक है, लास्ट पे कैश है.
राइट। तो इसका आंसर बी बन रहा है आपका, यानी इंक्रीजिंग में मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, न कि अगर मैंने डिक्रीजिंग पूछा होगा तो फर्स्ट देयर विल बी कैश 4 वाला पहला, तो फिर ये होगा लास्ट पे थर्ड वाला होगा, राइट। सो यू हैव 15 क्वेश्चन, दैट इज विच आर द फॉलोइंग कम्स अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो कौन सा इसमें से 4 आपके दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा आपको क्रेडिट साइड से मिलेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, इट इज़ सिंपल लाइक 15 में आपका क्या आंसर बन रहा है दोस्तों, इसका डी आंसर है, दैट इज़ ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो उसमें लाई नहीं करते हैं, ओनली दो, दैट इज़ डिस्काउंट ऑन परचेज, जो भी आपके परचेज पे डिस्काउंट मिलता है तो इट इज़ इन टाइप ऑफ इनकम फॉर यू। तो बैड डेट रिकवरी अगर होगी इट इज़ अ टाइप ऑफ इनकम, चैरिटी जस्ट लाइक एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर है आपका, लिहाजा तो दो आपके किस में आ रहे हैं, ये आपकी क्रेडिट साइड से आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपका 16 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आइटम कम्स ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड से कौन कौन सा इसमें आ रहा है दोस्तों, आपके पास 5 हैं, यानी 5 में से आपको चूज़ करना होगा। तो बताइए, यहाँ पर कैपिटल है, कैश है, क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, प्रीपेड सैलरी हैं। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों इसमें 16 का, यानी इसका सी है, ओनली फर्स्ट, यानी कैपिटल एंड 4 आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ये आपके कहाँ से आ रहे हैं, कम्स ऑन लायबिलिटी में आ रहे हैं, बाकी के बाकी जो हैं वो एसेट साइड से आ रहे हैं, ठीक है। जो भी आउटस्टैंडिंग होगा दैट इज़ द लायबिलिटी, तो प्रीपेड आपका एसेट होगा। तो आपका 17th क्वेश्चन है, तो 17th क्वेश्चन में आपका बन रहा है ये कि विच आर द फॉलोइंग आर ओवरहेड कास्ट। अगर आपने ओवरहेड कास्ट पढ़ी होगी तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, बैड डेट, यानी यहाँ से आपको चूज़ करना होगा, तो इन चारों में से कौन कौन सा ओवरहेड कॉस्ट हैं, तो चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम हियर। सो क्या है आपका आंसर दोस्तों, आपका आंसर है डी, इसमें ऑल ऑफ द अबव सारे के सारे ओवरहेड कॉस्ट्स हैं। अगर आपने ओवरहेड कॉस्ट नहीं पढ़े होंगे तो देन आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट ओवरहेड कॉस्ट्स, दीज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट्स, राइट। सो दोज आर इनडायरेक्ट कॉस्ट्स लाइक जो आपकी दैट सपोर्ट्स योर बिजनेस, बट बट नॉट लिंक्ड टू क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज, राइट। तो ये सारे के सारे आपको यानी बिजनेस में ज़रूर लगते हैं, बट दे आर नॉट लिंक्ड टू योर प्रोडक्शन, यानी डेप्रिसिएशन ये आपके डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं प्रोडक्शन से, ठीक है दोस्तों। तो यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कास्ट्स की एक लाइन है आपको अकाउंटेंसी में, तो मैंने सोचा आपके लिए कास्ट पे ये क्वेश्चन रखूँ। ऊपर वाला ओवरहेड कास्ट वाला भी था कास्ट अकाउंटिंग पे ही। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एवरेज कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट इज कॉल्ड एवरेज फिक्स्ड कास्ट। दूसरा है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एवरेज कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। तो चूज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे 18 वाला का आपका आंसर क्या बना है, इसमें बी है, ओनली सेकंड इज इनकरेक्ट, ये वाला इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। तो थोड़ा लिटिल बिट एक्सप्लेन करूँ तो अगर आपने एवरेज कास्ट करो पढ़ी होगी, दैट इज़ द AC करो, ठीक है दोस्तों। ये आपकी AC बन रही है, यहाँ पे आपको ये, यहाँ पे अगर ये सेकंड वाली है दैट इज़ एवरेज वेरिएबल कास्ट। तो इनके बीच जो गैप होती है ये वर्टिकल, दैट इज़ द एवरेज, हाँ ये तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट है। और ये गैप जो है ना ये रिड्यूस होती हैं, ठीक है, एज वी मूव, लाइक अगर ये एवरेज वेरिएबल कास्ट करो हैं और एवरेज कास्ट, सॉरी एवरेज कास्ट, ये एवरेज वेरिएबल कास्ट, तो ये गैप इसमें डिक्रीज होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम कम कम, ठीक है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो इसमें ये वाला गलत है आपका बन रहा है, लिहाजा इसका आंसर बन रहा है बी, ओनली सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी पहला करेक्ट है, इसमें मैंने मांगा था इनकरेक्ट ही। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट, यानी टैक्स की लाइन आपने देखी होगी सिलेबस में, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बना है, विच अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स, कौन सा इसमें डायरेक्ट टैक्स है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी। दोस्तों इसका आंसर है 1 2 3 यानी सी, 19 का आपका सी। तो कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो यानी गुड्स वुड्स पे लगते हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, दीज 3 आर डायरेक्ट टैक्स। तो ये ज़रूर याद रखना है, वहाँ पे आगे जो आपके नोटिस होगी उसमें आप यहाँ इस एक साइड से डायरेक्ट टैक्स लिखोगे, एक साइड से इनडायरेक्ट।
तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको ये पूछा जाएगा कि ये टैक्स डायरेक्ट है। और वन मोर पॉइंट इज़ देयर, तो जीएसटी में जितने भी सारे टैक्सेस यानी सम अप किए गए हैं, यानी जो भी ऐड किए हैं जीएसटी में, आपको उस पर एक शीट बनाना होगा। तो उस पर भी क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं, जीएसटी में कौन कौन सा टैक्स ऐड हो गया, ठीक है। सो यू हैव अ क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर बताया। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, अरेंज द फॉलोइंग टैक्सेस एज पर देयर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हायर टू लोअर। दोस्तों यहाँ पे 4 टैक्सेस हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस टैक्स से आता है, उसके बाद यानी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम टैक्सेस एज पर देयर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हायर टू लोअर सबसे ज़्यादा। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों, तो ये ज़रूर याद रखना, 20 का आपका बी आ रहा है, यानी 1 2 3 4। हाँ, कारपोरेट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बाद इनकम टैक्स आ रहे हैं, फिर यूनियन और लास्ट कस्टम। याद रखना इसको ज़रूर। तो मुझे लग रहा है इसमें पॉसिबिलिटी है, अगर टैक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो एक बना है, 2 मैंने यहाँ पे रखे, बस एक आपको करना है, दैट इज़ जीएसटी का आपको देखना है। तो यहाँ पे 21 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे द इटालियन लूका पैक्यूली, ठीक है दोस्तों, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, सो अगर इन केस रॉन्ग हो गए तो सॉरी फॉर दैट। रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ठीक है। जो लूका है, तो इसने बोला कि ये फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग है। तो दूसरा है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स was established in 1980। तीसरा है, इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1970। तो हिस्ट्री में थोड़ा आपको वहाँ पे सिलेबस में भी एक लाइन है, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। यहाँ पे आपको बनना है करेक्ट स्टेटमेंट आपको बोलना होगा। तो इसमें दोस्तों सारे के सारे अकाउंट ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो याद रखना इसमें सारे के सारे करेक्ट हैं। तो यू हैव 22 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट्स हैं आपको, तो यहाँ पे चूज इनकरेक्ट करना होगा यहाँ से आपको। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी एंड कैपिटल मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट आपके सिलेबस में है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, आपको कैपिटल और मनी मार्केट जरूर पढ़ना होगा। चेक्स, ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर्स आर फाइनेंशियल एसेट्स, इनिशियल सिक्योरिटीज आर सर्कुलेटेड इन मनी मार्केट। तो यहाँ से इनकरेक्ट आपको निकालना होगा। 22 का आपका बन रहा है बी दोस्तों, यानी ओनली आपका क्या है, ओनली स्टेटमेंट ओनली 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ आपको सेकंड वाला इनकरेक्ट है, राइट। यहाँ पे सेकंड वाला ही इनकरेक्ट है, क्योंकि जो भी कारपोरेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ये तो आपको रखना याद, ज़रूर याद रखना होगा। दूसरा चेक्स, हाँ चेक्स इसमें यानी चेक्स फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ये 2 फाइनेंशियल एसेट्स हैं। ट्रेजरी बिल्स एंड कमर्शियल पेपर्स आर फाइनेंशियल एसेट्स, बट चेक्स नहीं है, लिहाजा ये गलत बन रहा है आपका। तो लास्ट क्या है आपका, थर्ड है, इनिशियल सिक्योरिटीज आर सर्कुलेटेड इन मनी मार्केट। हाँ, जो भी आपके नए सिक्योरिटीज आते हैं तो दे आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मनी मार्केट। सो कैपिटल मार्केट इज आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी मार्केट, वहाँ पे आपको सेकेंडरी जो भी आपकी सेकेंडरी सिक्योरिटीज होते हैं दे आर सर्कुलेटेड इन द कैपिटल मार्केट। तो एक्चुअली कैपिटल मार्केट इंक्रीजेज देयर लिक्विडिटी, राइट। सो ये आपको याद रखना होगा। तो प्लस आप ज़रूर ये याद रखना कि मनी मार्केट एक साइड से और कैपिटल मार्केट, इसके इंस्ट्रूमेंट्स आप यहाँ से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और यहाँ से कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप नोटबुक में ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। तो चांसेस हैं इसके, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर वहाँ से आपका एक लाइन है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो मुझे लग रहा है अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो दैट विल बी ऑन मनी एंड कैपिटल मार्केट, तो ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं इसके, ठीक है दोस्तों। तो यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे आपको 23 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से आपके पास 2 स्टेटमेंट हैं, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से आपको करेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा है, मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सिबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिबी। तो फार्मड इन 1992 आई थिंक, आप भी इस पर थोड़ा रिसर्च करना सिबी के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो 23 का है, तो आपको चूज ओनली करेक्ट वन है इसमें।
तो आंसर ए है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। हाँ, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट रेगुलेट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं करते हैं, बट आरबीआई, याद रखना, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भी इसको याद रखना। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास फिर से दो स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम अर्लियर कॉल्ड सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम। तो यहाँ से आपको चूज इनकोरेक्ट करना होगा। दोस्तों इनकोरेक्ट इन दोनों में से कौन है? तो है कोई, अगर आपको लग रहा है तो आंसर करिए इसको। 24 में आपका दोस्तों बी है, यानी सेकंड इज इनकोरेक्ट है, ये वाला इनकोरेक्ट है। क्योंकि मैंने डेलिबरेटली इस क्वेश्चन को रखा ताकि आपको थोड़ा लिटिल बिट एक गाइडेंस मिलेगी हाउ टू अप्रोच द दिस JKSSB एग्ज़ाम पेपर। तो यहाँ पे मैंने स्टेट पी, ये वाला ठीक है। तो इसमें भी PFMS कम्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। जनरली लड़के क्या करते हैं, हाँ दोस्तों ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये दिस इज करेक्ट। लिहाजा लाइन पूरी पढ़ो, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इनकम नहीं, ये तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। लिहाजा ये आपका इनकरेक्ट बन रहा है। तो लिहाजा जब भी आपके पास पेपर आएगा तो हर एक वर्ड को अच्छे से समझिए, पढ़िए, ठीक है। तो जल्दी मत करिए, आपके पास टाइम होता है। तो यू हैव क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग। तो सोशल अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है, तो उस पर भी आप अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए आपको। तो उसमें से आप पॉसिबिलिटी है, एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे बता रहा है कि विच आर द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग। यहाँ पे 5 है आपके, तो इनमें से कौन सा है, यानी मेथड ऑफ सोशल अकाउंटिंग। दोस्तों आपका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, सारे के सारे हैं, ठीक है। पब्लिक हियरिंग, सिटीजन स्कोर कार्ड, पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग स्कोर, सिटीजनशिप चार्टर, कंप्लेंट सिस्टम, सारे के सारे आपको किस में आ रहे हैं? मेथड्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग। इनको याद रखना अच्छे से। तो आपके पास वन मोर क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट सेटिस्फाइज द वैल्यूएशन क्राइटेरिया। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो सोचा आपसे ये इसको शेयर करूँ 26 का। तो इसमें आपका आंसर बन रहा है दोस्तों ए, यानी विच अकाउंटिंग कंसेप्ट सेटिस्फाइज द वैल्यूएशन क्राइटेरिया, यानी गोइंग कंसर्न, कॉस्ट एंड रियलाइजेशन, ठीक है दोस्तों, ए इसमें है। 26 का आपका ए है। तो 27 आपका है, अ ट्रेडर हैज़, यानी अ ट्रेडर हैज़ मेड अ सेल्स ऑफ 75,500 आउट ऑफ विच कैश सेल्स इज 25,500, ही shows trade receivable at 25,500, विच कंसेप्ट ही फॉलोड। आपको बता रहे हैं कौन सा कंसेप्ट इसने फॉलो किया। तो यहाँ पे ये जो 27 क्वेश्चन है थोड़ा लिटिल बिट टिपिकल है, आपको समझना होगा। 27 का आंसर क्या है दोस्तों? इसमें सी है, एक्वायरल, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन है आपके पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से 3 स्टेटमेंट्स आपके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना होगा। यहाँ पे पेटेंट, सेल्स एंड मशीनरी अकाउंट आर रियल अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, डेबिटर एंड कैपिटल अकाउंट आर पर्सनल अकाउंट, सैलरी कमीशन एंड ओनर्स ड्राइंग अकाउंट आर नॉमिनल अकाउंट। तो चूज द करेक्ट आंसर। 28 को क्या आपका आंसर है दोस्तों? सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ये मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको ये आपको ये याद हो जाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से इसको याद रखोगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। 29 का यहाँ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे है कॉपी राइटर बाइज ए न्यू बिजनेस लैपटॉप, ठीक है, बट फॉरगेट्स टू एंटर द परचेज इन द बुक। तो यहाँ पे आपको ये एक है। दूसरा है, ए पेमेंट इज अप्लाइड टू द रॉन्ग इनवॉइस। तीसरा है, पर्सनल एक्सपेंसेस आर एक्सीडेंटली रिकॉर्डेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस इन द बुक। तो चूज द करेक्ट आंसर एज ए काइंड ऑफ एरर। यहाँ पे आपको बताना है एरर, इसमें कौन सा एरर है, इसमें क्या एरर है, इसमें क्या एरर है। तो एरर एज पर ऑर्डर यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन इसमें है। तो पहले में ओमिशन है, सेकंड में कमीशन है, थर्ड में प्रिंसिपल है। तो आपको यहाँ से चूज़ करना होगा। क्या है आपका आंसर दोस्तों? इसका आंसर है, तो 29 का है ए, यानी पहले में एरर ऑफ ओमिशन है, दूसरे में कमीशन है, तो चौथे में प्रिंसिपल है।
आपने ये तीनों के तीनों एरर पढ़े होंगे, तो अगर आपने समझ होंगे वो तो देन ओनली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट. सो यू हैव क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशंस. यानी आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन से स्टेटमेंट इज करेक्ट है. तो अगर आपने पढ़ा ग्रास प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. दोस्तों अगर आपने पढ़े होंगे 13 में, तो सारे के सारे आपको नन इज इनकरेक्ट, यानी सारे के सारे करेक्ट हैं, इनकरेक्ट इसमें कोई नहीं है, नन इज इनकरेक्ट. आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर किए होंगे. थैंक यू फॉर वाचिंग. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल. If you have any enquiry or doubt about this video, you can contact with me on mail which is provided in description.